हमारी आज की कहानी है मध्य प्रदेश की ग्वालियर की, जहां दुबे परिवार रहा करता था, जिसके मुखिया रविदत्त दुबे, जिनकी उम्र 58 साल थी। रविदत्त दुबे कलेक्टर के निर्वाचन शाखा में क्लर्क के पद पर थे। उनकी पत्नी भारती दुबे, बड़ी बेटी कृतिका दुबे, छोटी बेटी सलोनी दुबे जो 17 साल की थी, और 12 साल का बेटा रुपेंद्र दुबे। यही थी उनकी छोटी और संपन्नता से भरी जिंदगी। तृप्ति नगर में उनका 2 मंजिला मकान था और पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर की बड़ी बेटी कृतिका बड़ी हो गई थी तो पिता रविदत्त दुबे ने उसका विवाह भिंड निवासी राममोहन शर्मा के साथ पक्का कर दिया था। शादी बड़े ही ग्रैंड तरीके से हुई थी। सबको यही लग रहा था कि कृतिका की जिंदगी अब खुशियों से भरी रहेगी, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी में झगड़े होने लगे। राममोहन का कहना था कि तुम्हारे पिता तो कलेक्टोरेट में क्लर्क हैं, तो मुझे भी एक सरकारी नौकरी चाहिए। कृतिका ने पिता से बात की, लेकिन रविदत्त दुबे ने साफ कह दिया कि बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहीं से बात बढ़ती गई और रिश्तों में इतनी दरार आ गई थी कि जिसके चलते कृतिका हमेशा के लिए ससुराल छोड़ मायके में रहने लगती है। अब 4 अगस्त 2021 की रात, ये वही रात थी जिसने तृप्ति नगर के पूरे मोहल्ले को हिला के रख दिया। उस दिन रविदत्त दुबे ने रोज की तरह अपनी जॉब से घर आकर सबके साथ करीब 8 बजे खाना खाया और परिवार के साथ समय बिताकर अपने कमरे में 10 बजे तक सोने चले गए। वहीं दूसरे कमरे में माँ, दोनों बेटियाँ, बेटा रुपेंद्र भी चले गए। लेकिन रात के लगभग 2 बजे एक गोली चलने से सभी घरवालों की नींद टूटती है। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि घर के सभी सदस्य जाग तो गए, लेकिन अपने कमरों से निकलने में उन्हें बेहद डर लग रहा था। सभी एक दूसरे को देख रहे थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर के इंतजार बाद आखिर हिम्मत करके बड़ी बेटी कृतिका कमरे से बाहर आती है। घर की सारी लाइट्स ऑन करती है और पिता के कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वो चीखने लगती है और ये चीख सुनकर माँ भारती, छोटे भाई बहन भी भागकर बाहर आते हैं और कमरे का नज़ारा देख वो भी कांप उठते हैं, क्योंकि सामने पिता रविदत्त दुबे की खून से सनी लाश पड़ी थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने उनके पेट में गोली मारी है। सब मिलकर ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगते हैं, जिससे पड़ोसी उनके घरों में इकट्ठे होने लगते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तभी उनमें से किसी पड़ोसी ने पुलिस में कॉल की और आधे घंटे में पुलिस वहां आ पहुंची और अब शुरू हुई पुलिस की छानबीन। थोड़ी ही देर में फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचे। पुलिस हर कोने की बारीकी से जांच कर रही थी। सुबह होते होते ग्वालियर के बड़े बड़े अधिकारी भी आ पहुंचे, क्योंकि मारा गया व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं, एक अच्छा खासा रईस व्यक्ति था। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि ये चोरी का मामला हो सकता है, कि रात के अंधेरे में शायद कोई चोर चोरी के मकसद से घर में घुसा हो और आवाज़ सुनकर जब रविदत्त दुबे उसके सामने आ गए हों तो डर के मारे गोली उसने उनके पेट में मार दी हो और वो भाग गया हो। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट का कहना था कि बाहर से किसी की देर रात एंट्री नहीं हुई, क्योंकि ना दरवाज़ा टूटा, ना खिड़की, ना ही ताले में कोई छेड़छाड़ थी। फिर लगा कि शायद दुश्मनी का एंगल हो सकता है, पर पड़ोसियों का कहना था कि वह एक अच्छे इंसान थे, तो ये कैसे हो सकता है। अब पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस केस को नए तरीके से देखने लगी कि जब बाहर से कोई नहीं आया तो घर के किसी सदस्य या खुद रविदत्त दुबे ने सुसाइड किया हो। उनके ऑफिस कलीग से भी पूछताछ की गई, तब सबका कहना था कि वो तो बहुत ही पॉजिटिव और जिंदा दिल इंसान थे। खुदकुशी जैसा कृत्य उनके नेचर में था ही नहीं। ये मामला अब पूरी तरह से परिवार के सदस्यों के इर्द गिर्द घूमने लगा। पुलिस ने परिवार वालों पर नज़र रखना शुरू कर दिया और सबसे पहले पत्नी भारती के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई कि कहीं किसी अफेयर के चलते उसने ही तो अपने पति को साइड करने के मकसद से ये हत्या नहीं की, परंतु सबकी ज़ुबान पर एक ही बात थी कि वह तो एक अच्छी औरत और साफ़ सुथरी औरत है, वह अपने पति को मौत नहीं दे सकती। इस तरह वह बेगुनाह साबित हुई। अब शक की दूसरी सुई गई बेटी कृतिका पर, क्योंकि हाल ही में उसकी शादी हुई थी जो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी। तो कहीं इसी का बदला उसने अपने पापा से इस तरह से लिया हो,
ये सोचकर पुलिस वालों ने उसके ससुराल, दोस्तों व रिश्तेदारों से बात करी। काफ़ी दिन तक उसकी कॉल ट्रेस की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग सका। अब उसे भी क्लीन चिट मिल गई। अब बारी आई छोटी बेटी सलोनी दुबे की, जो सिर्फ 17 साल की थी। वैसे तो उस पर शक करने का पुलिस वालों पर कोई रीज़न नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रूल्स के मुताबिक सभी से पूछताछ करना पुलिस वालों का काम था। इसीलिए अब पूरा फोकस गया सलोनी पर, उसकी दिनचर्या, उसका नेचर और उसकी किस किस से क्या बातचीत होती थी। केस ने अब रफ्तार पकड़ी थी। सलोनी से पूछताछ करने पर पुलिस ने पाया कि वह नर्वस हो रही है, और जैसा कि वह एक नाबालिग थी तो सख्ती से पूछताछ करना संभव नहीं था। इसीलिए पुलिस वाले ने दूसरा पैंतरा अपनाया और जा पहुंची उसके स्कूल, जहां क्लासमेट और दोस्तों से पूछने पर उन्होंने बताया कि सलोनी का एक बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम था करण। और ये सुनते ही पुलिस ने और छानबीन की। तब पता चला कि एक बार रविदत्त दुबे ने करण और सलोनी को एक साथ पार्क में पकड़ लिया था और सबके सामने दोनों को थप्पड़ मारा था, और आज के बाद दोनों साथ ना दिखाई दे ये चेतावनी भी दी थी। बिना देरी किए पुलिस सीधे करण के घर जा पहुंची और सीधा सवाल दागा कि तुमने रविदत्त दुबे की जान क्यों ली। ये सुनते ही करण डर गया और बोला, सर, मैं मानता हूँ मैं और सलोनी दोस्त थे और सलोनी के पिता ने हमें धमकाया था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। इसी तरह पुलिस उसे सच जानने के लिए धमकाती रही, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि रविदत्त दुबे की जान उसने नहीं ली। लेकिन इन्हीं बातों के बीच में उसने बताया कि सर, जब सलोनी के पिता ने हमें डांटा था तब सलोनी ने मुझसे कहा था कि मैं उसके साथ अगर हमेशा रहना चाहता हूँ तो मुझे उसके पिता को जान से मारना होगा, और ये सुनते ही मैं घबरा गया था। तभी से मैंने उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। 1 महीना हो गया, मैं और वो अब साथ में नहीं हैं। चाहे तो आप मेरी फ़ोन कॉल चेक करा लें। पुलिस ने फ़ौरन करण के CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया, जिससे साफ हुआ कि करण सच बोल रहा है। लेकिन इन सब बातों को जानकर पुलिस को ये तो पता चल चुका था कि सलोनी के दिल में अपने पिता के लिए नफ़रत भरी हुई थी। पुलिस ने सलोनी की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसमें ये पता लगा कि 1 महीने से सलोनी किसी पुष्पेंद्र लोधी से घंटों बातें किया करती थी। और जब पुष्पेंद्र लोधी की जानकारी निकलवाई गई तो जाना कि वो कोई सीधा साधा लड़का नहीं था, बल्कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से था, जैसे मारपीट और चोरी चकारी में उसका हाथ हुआ करता था। पुलिस को अब पूरा यकीन हो गया था कि इन सब में पुष्पेंद्र और सलोनी ही शामिल है। पुलिस ने सलोनी और पुष्पेंद्र की कॉल हिस्ट्री को जब ध्यान से सुना तो जाना कि 4 अगस्त 2021 की रात जब रविदत्त दुबे की मौत हुई थी, वो दोनों लगातार कॉल पर ही थे। अब बिना समय गंवाए पुलिस वालों ने पुष्पेंद्र को दबोच लिया और सख्ती से की गई पूछताछ और सबूतों के आधार पर उसने हार मानकर आखिर बता ही दिया कि हाँ, उसने ही रविदत्त दुबे को मारा है। पुलिस वालों ने पूछा, पर क्यों करा तुमने ऐसा? तब पुष्पेंद्र ने कहा कि ये सब मैंने अपनी इच्छा से नहीं करा, सलोनी के कहने पर ही किया था, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे पाना चाहता हूँ हमेशा के लिए तो मुझे उसके पिता को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि वही उनके रास्ते का रोड़ा है। अब बारी आई सलोनी की। उसने जब पुष्पेंद्र को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो भी डर के सब बताने लगी कि जिस दिन पापा ने सबके सामने मुझे और करण को थप्पड़ मारा था, तभी से उनके लिए मेरे मन में गुस्सा भर गया था। वो मुझे कहीं आने जाने से भी अब रोकने लगे थे। मैंने करण से भी कहा था, पर उसने मेरा साथ छोड़ दिया, और फिर मुझे पुष्पेंद्र मिला। जल्द ही हम अच्छे दोस्त बन गए, और तब मेरे कहने पर ही पुष्पेंद्र ने ये सब किया। उसने इस काम के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं थे। तब मैंने उससे कहा कि तुम उसके बदले मुझे जब कहोगे, जहाँ कहोगे, जो कहोगे, मैं वो सब करूँगी। और ये डील पुष्पेंद्र को पसंद भी आई थी। फिर 4 अगस्त की रात तकरीबन 10:30 बजे जब पुष्पेंद्र सलोनी के घर आया, तब सलोनी ने चुपके से उसे घर में दाखिल कर लिया और रात को देसी कट्टे से उसने इस काम को अंजाम दिया। पुलिस ने सलोनी और पुष्पेंद्र को जेल भेज दिया। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। अपने पति की मौत और बेटी की गद्दारी ने भारती दुबे को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया था, जिसके चलते उसने भी अब खुदकुशी कर ली।
इस तरह बेटी की कुछ देर की हवस और आज़ादी ने पूरा परिवार उजाड़ के रख दिया। हमारी आज की क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। और हमारा मकसद किसी को डराना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। मिलते हैं जल्द ही एक नए केस के साथ। तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल क्राइम कॉन्सेप्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।